नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि अगर आप सियाचिन पे जाना चाहें या कोई भी सियाचिन पे जाना चाहे तो वो किस तरह अपनी मंजिल पे पहुंच सकता है। 18,000 फुट के ऊपर जाना एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है। मेडिकल साइंस कहती है कि 18,000 से ऊपर इंसान जिंदा नहीं रह सकते। तो जिंदा रहने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए और वहाँ रहने के काबिल बनने के लिए एक फ़ौजी को क्या करना पड़ता है, हम इस महाज के हवाले से आपको बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो शायद इससे पहले आपको मालूम ना हो। और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये महाज खुला कैसे, खोला किसने और दुश्मन की मूवमेंट का पहली मरतबा कैसे पता चला। Siachen was shown as part of Pakistan. This is the disputed fact. क्रेवस क्रॉसिंग की प्रैक्टिस है, यानी ये इसको इस तरह तस्वुर करते हैं जैसे बहुत बड़े बड़े दरारें पड़ जाती हैं बर्फ़ फटने की वजह से और उसके बीच में गैप्स आ जाते हैं। तो वो ग्लेशियर्स में ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसको उसकी प्रैक्टिस ये यहाँ पे दरिया के ऊपर कर रहे हैं। और जब ये यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर जब ऊपर जाएंगे वहाँ इनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। रशीद 21 FF खलुला बटालियन खासा तेज जा रहे हैं, जल्दी जल्दी क्रॉस करें क्योंकि उसमें बेहतरी है, वहाँ किसी किस्म के भी हालात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये प्रैक्टिस बहुत काम आती है। ऊपर आधे से ज्यादा क्रॉस कर लिए। सिपाही वसीउल्लाह 21 FF खलुला बटालियन। ये तो बहुत तेज तरीका है, बहुत तेज जा रहा है। ये इमरजेंसी में जब बहुत तेज जाना हो तो इसमें शायद ताकत भी उतनी ज्यादा नहीं लग रही और बैलेंस नहीं करना पड़ रहा, बहुत तेज जा रहा है। नाज़रीन, ये एक और ट्रेनिंग एरिया है और इस तरफ जो है वो बर्फपोश पहाड़ है, इस तरफ सख्त चट्टानें और यहाँ बिल्कुल स्टीप माउंटेन है। अगर इस तरफ आप देखें बिल्कुल सीधा एक पहाड़ है और ये रॉक क्लाइंबिंग वाले जो हैं वो इस तरह के पहाड़ों पे चढ़ते हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है रिपेलिंग की। ये एक जवान रिपेलिंग की ट्रेनिंग कर रहा है। ये अगर आपने सियाचिन पे जाना है और वहाँ पे आपने टाइम गुजारना है तो उससे पहले आपको यहाँ आना पड़ता है। ये सारी ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं क्योंकि किसी भी तरह की सूरत हाल हो सकती है, आपको कहीं से रस्सियों के जरिए उतरना पड़ सकता है, कहीं चढ़ना पड़ सकता है, तो वो सारी ट्रेनिंग यहाँ पे होती हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये एक और यहाँ पे कैंप है, तो यहाँ पे ये रिपेलिंग कर रहे हैं और क्या करेंगे? यहाँ पे इनकी 1 माह से ज़्यादा ट्रेनिंग होती है और जो भी हमारी नई यूनिट जो भी सियाचिन पे जाएगा वो पहले 1 माह यहाँ रुकेगा और ये स्पेशल स्किल्स हैं और हर जवान को इसमें से हम गुजारते हैं ताकि वो पुरअतमाद हों और आगे जिस किस्म की आजमाइशें कुदरत और ये पहाड़ उनके ऊपर नाजिल कर सकते हैं उसके लिए वो हर दम तैयार हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन। ये थोड़ा सा ऐसा नहीं होता कि हेलीकॉप्टर में उठाया जवान को और छोड़ दिया पोस्ट के ऊपर और वो वहाँ पे ड्यूटी देके 6 महीने के बाद वापस आ गया। उसके जिस्म को इसकी आदत डालते हैं एक एक दिन करके, यानी 1,000 फुट पे वो पहले नीचे 8,000 फुट पे, फिर 9,000 फुट पे, फिर 10,000 फुट पे, फिर 11,000 फुट पे, वो ग्रेजुअली ऊपर बढ़ता जाता है और उसका जिस्म इस चीज़ के लिए आदी होता है और फिर वो अपने आप को तैयार कर लेता है 22,000 फुट तक जाने के लिए। तो सर एक ये एक्सरसाइज है और यहाँ दूसरी एक्सरसाइज भी हो रही है, एक आपको वो भी दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अभी इन्हीं पहाड़ों में जो है वो ये फुल ड्रेस ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी ये वो लिबास है जो पहनकर ये जितने भी सोल्जर्स हैं ये ऊपर पहुंचते हैं। अब ये मुकम्मल लिबास है चलने के लिए, ऊपर जाने के लिए ये, फिर ऊपर जाके ये इससे भी ज़्यादा गर्म लिबास पहनते हैं। जब ये 18,000 से ऊपर पहुंच जाते हैं तो बहुत गर्म लिबास पहनते हैं। अब ये इनके पास जो ज़रूरी सामान है वो आप देख सकते हैं और जब ऊपर मैं आपको लेकर जाऊँगा कल सुबह इंशाल्लाह तो वो सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस भी करवाऊँगा कि सर्वाइवल के लिए इनके क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। बहरहाल ये नीचे का एरिया है निस्बतन, यहाँ 11,000 फुट की बुलंदी पे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं।
ऐसे थोड़े चल Mariano, good. Check. Mariano, good. Check. Good. Check. Good. Good. Check combination. Good. Check. Good. 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 नाज़रीन, ये वो एरिया है जहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं, इससे आगे गाड़ी मूव नहीं कर सकती। और यहाँ से आगे जाने के लिए जब ये लोग ग्लेशियर्स पे पहुँचते हैं, अपनी चोटियों पे पहुँचते हैं, और जहाँ पे इनके आगे मोर्चे बने हुए हैं, फॉरवर्ड मोर्चे, जो 16,000 पे हो सकता है, 18,000 पे हो सकता है, 19, 20, 21, 22,000 तक की बुलंदी पे ये लोग बैठे हुए हैं, 22,000 फुट तक की बुलंदी पे बैठे हुए हैं। तो ये फिर यहाँ से आगे पैदल जाते हैं, यानी ये सोल्जर यहाँ पे ऑन फुट अब यहाँ से पैदल जाएंगे। ये एक और टीम निकलने के लिए तैयार है, ये यहाँ से पैदल जाएंगे और अपना जो भी इनको टास्क मिला है जिस एरिया में पहुँचने का, ये वहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरा, ये डंपिंग स्टेशन है, यहाँ पे अपना सामान इकट्ठा करते हैं। और इस वक्त डंपिंग सीज़न है, जब तक बर्फ़बारी शुरू नहीं हो जाती दोबारा, तब तक ये यहाँ से सामान ऊपर भेजते रहेंगे। और पूरी सर्दियों के लिए, अगले 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए ये ऊपर सामान स्टोर करेंगे अपने सोल्जर्स के लिए जो ऊपर मोर्चों में मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक, यहाँ पे खच्चर मौजूद रहते हैं जो आर्मी के खच्चर हैं, और उनके ऊपर यहाँ से सामान ऊपर भेजा जाता है। लेकिन खच्चर भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो 16-17,000 फुट तक जाता है, इससे ऊपर बहुत आगे चला जाए, 17.5 तक चला जाता है, उससे आगे खच्चर नहीं जा सकता। तो फिर उससे आगे इंसान खुद अपना सामान आगे लेकर जाते हैं। और दूसरा, यहाँ पे जो रेस्क्यू डॉग्स हैं, जो एवेलांचेस आते हैं बहुत बड़े बड़े, यानी जो ऊपर ग्लेशियर्स हैं वो गिरते हैं, एवेलांचेस आते हैं, तो उसके अंदर अगर कोई दब जाए तो उस सूरत में ये डॉग जो है ये रेस्क्यू करते हैं। बर्फ़ के अंदर से सूंघना और पहचानना और बताना कि यहाँ पे बॉडीज़ मौजूद हैं या यहाँ पे ज़ख्मी मौजूद है, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा काम है। उसके लिए स्पेशल डॉग्स इन्होंने ट्रेन किए हुए हैं। यहाँ ऊपर डॉग्स हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जिस तरह से ये खच्चरों के ज़रिए से डंपिंग करवाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। ये एक जो आपका खच्चर है, ये कितनी दूर में ऊपर चला जाता है, कितनी देर में चला जाता है? ये तकरीबन कोई 3 घंटे लगाता है। तो कहाँ तक जाता है ये ऊपर सेक्टरों तक जाते हैं सर। नहीं, ये 16,000 से ऊपर चला जाता है, 18,000 तक, 19,000 तक जाते हैं। अच्छा, 19 तक चले जाते हैं? 19 तक चले, उसके ऊपर नहीं जाते? उसके ऊपर नहीं जाते। तो उसके ऊपर फिर खुद पकड़ के सामान उठा के ले जाना पड़ता है? आई पोर्टर भी होते हैं आपके, अपने लोग भी करते हैं, यानी वो फिर वहाँ मिलजुल के आप लोग कर लेते हैं? जी सर। अच्छा, ठीक है। तो ये आपके एक जो है ये कितना वेट कैरी करता है सर? 60 केजी से 80 केजी जो है घोड़ा उठाता है, और 80 से 100 केजी खच्चर उठाता है। अच्छा, घोड़ा तो बड़ा है थोड़ा, वो वेट फिर भी कम उठाता है? वो घोड़ा कम उठाता है, वो खच्चर ज़्यादा उठाता है। जो डॉग्स हैं उनको जो ट्रेनिंग है वो भी करवाई जाती है रोज़ाना की बुनियाद पे। यानी ये जो एरिया है यहाँ पे खुद ही एक आधे आदमी को अपने छुपा देते हैं और फिर डॉग के ज़रिए से उसको रेस्क्यू करते हैं, ढूंढते हैं। तो इस तरह डॉग जो है वो ट्रेंड होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, और जब इनकी ट्रेनिंग होती है तो ये ज़्यादा परफेक्ट हो जाते हैं। और फिर ये जो डॉग्स हैं ये जर्मन शेफर्ड हैं सर, ये सारे? कौन से? जर्मन शेफर्ड। अच्छा, जर्मन शेफर्ड जो है वो यहाँ सर्वाइव करता है सर्दी में, इसलिए? यस, और ये रिकमेंडेड भी है, दिस ब्रीड इज रिकमेंडेड फॉर एवलांच। अच्छा, एवलांच के लिए जर्मन शेफर्ड होना चाहिए, और ये इस मौसम को भी ये बेयर करता है। बिल्कुल। यू कैन सी एक बंदा हमारा ड्रॉप हो गया, यहाँ एवलांच चाहिए। अच्छा, वो ये क्या प्रोसेस हो रहा था, इसको जरा बताते जाएं साथ। पार्टी एक आ रही थी और एक बंदा यहाँ एवलांच चाहिए और वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। अभी ये बंदे उसे तलाश कर रहे हैं। ठीक है,
और इसके बाद अगर उन्हें नहीं मिलता देन दे रिपोर्ट टू देयर हेडक्वार्टर्स। उसके बाद एक रेस्क्यू टीम आएगी जिसमें डॉग शामिल होंगे और वो फिर आके अपना काम शुरू करेगी। यानी बंदा अभी छुप गया है जो नहीं मिल रहा। बंदा नहीं मिल रहा। यानी अब ये एक डमी प्रैक्टिस है जिसमें ये है कि ये बंदे आ रहे थे और इनका एक बंदा एवलांच के नीचे आ गया है, यहाँ कहीं किसी की एरिया में जो है वो बंद है, तो अब उसको इन्होंने ढूंढने की कोशिश की है और अब ये डॉग के जरिए से ढूंढेंगे। तो लेट्स सी डॉग जो है वो एग्जैक्ट जगह पे पहुंचता है, कितनी देर में पहुंचता है। तो सर वो स्टार्ट करवाएं सर डॉग से, देखें क्या होता है। या ही इज रिपोर्टिंग, वो रिपोर्ट कर रहा है कि जी हमारा एक आदमी जो है वो एवलांच में गायब हो गया है। सो क्विकेस्ट मीन में डॉग वहाँ पे पहुँचना चाहिए। इट शुड बी विद इन 24 आवर्स। ये जो पार्टी है 8 घंटे से 24 आवर्स में यहाँ पहुँचनी चाहिए ताकि वो रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। अदरवाइज़ वो ये होता है कि फ्रीजिंग हो जाती है और उसमें वो जो स्मेल वाला वो सिस्टम है वो उसमें भी चांसेस कम हो जाते हैं। जी ठीक है, अब ये डॉग अपना काम शुरू कर रहा है। और अब ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है डॉग। अब ये भी स्टार्ट करेगा उसे। अच्छा बंदा मिल गया जी, एग्जैक्ट उसी जगह पे डॉग आया, उसने आके वहाँ पे स्क्रैच किया। यस बिल्कुल, वो उसने सर्च की है और वो दूसरी जगह स्मेल करता उस लोकेशन पे है, स्क्रैच किया। उसके साथ जो हैंडलर है जो उसने इंडिकेट किया है, तो हैंडलर ने ही बताना है कि जी दिस इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन। नाउ दी डिगिंग पार्टी वो उधर आएगी और वो एरिया को डिगिंग करेगी। यानी कुत्ते ने जो निशानदेही की वो एग्जैक्ट उसी जगह की जहाँ पे एवलांच आया और आदमी नीचे दब गया। अल्लाह अकबर। ये कमज़ोर सी टांगों वाला अब्दू जो जा रहा है वापस अपने घर की तरफ। आज पाक फौज इससे बड़ी इज्जत करती है, इससे बहुत प्यार करते हैं और ये इन सारे बच्चों को जो यहाँ पे आते हैं उनको अपने बेटों की तरह समझता है। ये परिंदों की तरह इन चोटियों पे उड़ता था। यहाँ का कोई पहाड़ ऐसा नहीं है जिसको इसने अपने इन पैरों के नीचे ना दबाया हो, लेकिन आज इन टांगों में ताकत नहीं है, लेकिन वो कहता है मेरा जी करता है कि मैं वापस ऊपर जाऊँ उन्हीं चोटियों पे, वहाँ मेरा दिल लगता है। मुझको फिर याद आता है मेरे वतन, मैंने जिस रोज पहना तेरा पैरगम, मैंने सीखी है रुख पे तेरे तालियां, मैंने की है वतन तेरी रखवालियां। गोमा में हमारी मुलाकात इस छोटे से जिस्म वाले आदमी के साथ हुई। 5 फुट तकरीबन इसका कद है, दुबला पतला इसका जिस्म है, अब तो आंखों से भी कम नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद इस आदमी का सियाचिन पे पाकिस्तानी फोर्सेस के होने में बड़ा अहम किरदार है। अब्दुर्रहमान अब्दू और फौज के रिकॉर्ड के मुताबिक 1983 में जब अब्दुर्रहमान अब्दू जापानियों की एक टीम को लेकर सल्तोरो ग्लेशियर की तरफ जा रहा था और एक बहुत बड़ी चोटी सर करने वाला था, तो वहाँ चोटी सर करने के बाद इसने देखा कि कुछ लोगों की मौजूदगी के आसार थे। इसने मजीद तहकीकात की तो इसको पता चल गया कि यहाँ पे कोई फौजी लोग आकर रुके हैं। अब्दुर्रहमान अब्दू फौरन वापस आया और उसने ये मालूमात जिला गांचे के एसपी को दी। अब गांचे का एसपी जो था वो भी एक मकामी आदमी था, उसने अपने साथ एक मकामियों की टीम ली और वो भी तहकीकात करने के लिए निकल पड़ा। चंद दिनों के बाद ये कंफर्म हो गया कि दुश्मन आहिस्ता आहिस्ता इन पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा है और उसने मुख्तलिफ एरियाज में अपनी चौकियां बनाना शुरू कर दी हैं।
फौरी तौर पे ये इतला पाक फौज को और हुकूमत वक्त को दी गई। अब्दुर्रहमान अब्दू ने फौज के पहले दस्ते की रहनुमाई की, उनको लेकर चोटियों तक गया, उनको वहां पे छोड़ा और वो बहुत मुश्किल हालात थे। नादरीन, अब्दुर्रहमान अब्दू मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप किधर ले गए थे फौज को? फौज को जनाब वाला हमने सबसे पहले ये बिलाबुल्ला पे लेकर गया था सर, बिलाबुल्ला पे लेकर गया था। फिर इसके बाद जंग करते करते और ये कैद फौज अपने जो पाक फौज था और जनाब वाला राना अकबर पे हमारे फौज था। अच्छा जनाब, ये सरवर ओपी पे हमारे पाक फौज था। इन सारे एरिया में यानी पूरा सारे एरिया में घेरी में जहाँ तक यानी ख़तरनाक हादसे आ गया और ख़तरनाक पोस्ट पे हमारे पाकिस्तान बड़ी मेहरबानी के तौर पे और पाकिस्तान की सलामत के लिए पाक फौज ने काफ़ी हद तक कोशिश करते हुए अपने जान को परवाही न करते हुए और हर पोस्ट पे कामयाब रहा। अब्दू का बहुत शुक्रिया, इसका बहुत शुक्रिया, इसकी बड़ी मेहरबानी कि इसने उनको गाइड किया। मैं सबसे पाकिस्तान का पाक हुकूमत का शुक्र अदा करता हूँ। यही ऐसा इलाके को अपना है कहकर हम उस दुश्मन के हाथ में नहीं दिया और नापाक हुकूमत के हाथ में नहीं दिया। मैं उनकी शुक्र अदा करता हूँ, फिर इसकी बात पाक फौज की शुक्र अदा करता हूँ। तो ये इनके बताई हुई चीज़ें और इनकी गाइडेंस ये पाक फौज के बहुत काम आई है। वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं पाकिस्तान का कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस इलाके को ओन किया और इसको दुश्मन के हाथ में नहीं जाने दिया। पाकिस्तान की फौज का जो आई और बड़े मुश्किल हालात में उस दौर में ऊपर चढ़ी, जब उनको ये भी नहीं पता था क्या पहन के जाना है। माजूर हो गए बेशुमार लोग, जान से गए, बहुत सारे लोग शहीद हो गए, लेकिन इसके बावजूद अपना इलाका नहीं दिया। और आज भी ये अब्दू जो है ये पाकिस्तान में रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये देखिए पाकिस्तान का एरिया बचाया है। इस आदमी ने अपना किरदार अदा किया, जो कि फौज का हिस्सा नहीं है, वो फीस लेके काम नहीं कर रहा था, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी इसने पाकिस्तान को बचाने के लिए, अपने इलाके को भारत के कब्जे से बचाने के लिए इसने फौज का साथ दिया था। तो ये हीरो है पाकिस्तान का। मुझसे पहले भी थे जो निभाते रहे, जो लुटाते रहे, सर कटाते रहे। चलो अब इनको आराम कराओ। बस आपकी दुआ चाहिए आगे जवानों को। रोजा से जला कर वफा के दिए, मैंने जन्मा है तुझे वतन के दिए। ये कमजोर सी टांगों वाला अब्दू जो जा रहा है वापस अपने घर की तरफ, आज पाक फौज इससे बड़ी इज्जत करती है, इससे बहुत प्यार करते हैं और ये इन सारे बच्चों को जो यहाँ पे आते हैं उनको अपने बेटों की तरह समझता है। ये परिंदों की तरह इन चोटियों पे उड़ता था। यहाँ का कोई पहाड़ ऐसा नहीं है जिसको इसने अपने इन पैरों के नीचे ना दबाया हो, लेकिन आज इन टांगों में ताकत नहीं है, लेकिन वो कहता है मेरा जी करता है कि मैं वापस ऊपर जाऊँ उन्हीं चोटियों पे, वहाँ मेरा दिल लगता है। इसके इन कदमों ने पाकिस्तान पे इतना बड़ा एहसान किया है कि ये कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। आज ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस आदमी ने बचाया है। जहाँ तक इसके पाँव चले हैं वहाँ तक ज़मीन पाकिस्तान की है। ये अजीम आदमी है, पाकिस्तान का हीरो है और ये फ़ौज से प्यार करता है और जहाँ फ़ौज इससे प्यार करती है। डरते नहीं और किसी से, अल्लाह से डरने वाले डरते नहीं और किसी से। जहाँ अपने वतन पर कुर्बान करते हैं खुशी खुशी से, अल्लाह से डरने वाले डरते नहीं और किसी से।
नाज़रीन, मरियम नाम की एक छोटी सी बच्ची जिसके वालिद यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल थे तनवीरुल हसन, उस मरियम ने उसके वालिद जब यहाँ पे बहुत सारी हज़ारों टन बर्फ़ के नीचे, बहुत बड़े बड़े पत्थरों के नीचे, जब उसके वालिद और उनके 140 उनके साथी जो हैं वो वहाँ दबे हुए थे, तो उसने एक नज़म लिखी थी और फिर उस नज़म को यहाँ इस जगह पे जो मॉन्यूमेंट बनाया गया उसका हिस्सा बना दिया। छोटी सी बच्ची, 10-12 साल उसकी उम्र थी उस वक्त, मरियम तनवीर, उसने जो लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हम सर्द हवा के बासी हैं, शहीद भी हैं, गाजी भी हैं, हम कर्नल, कैप्टन, मेजर भी, हवलदार, नायक, सिपाही भी। हम छोड़ गए, दम तोड़ गए, हम बर्फ की चादर ओढ़ गए, बाबा की आंख के तारे भी, हम माँ के राज दुलारे भी, हम बेटे, बाप और भाई भी, हम मुन्ना, अंकल और माही भी। हम दूर भी हैं, मजबूर भी हैं और जख्मों से हम चूर भी हैं। और ये जो लाइन है, ये जब बर्फ से उठते जाएंगे हम जल्दी लौट के आएंगे, ये उसने तब लिखा जब उसके वालिद के 140 साथी उसके वालिद के साथ बर्फ के नीचे दबे हुए थे। तो मरियम ने लिखा कि जब बर्फ से उठते जाएंगे हम जल्दी लौट के आएंगे। ये उम्मीद थी जिसके साथ काम कर रहे थे सारे लोग यहाँ पे। नामुमकिन था, फिर भी मुमकिन हुआ है। और क्या लिखा है इस बच्ची ने, इसको कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बड़ा काम किया पाक फौज ने। नाज़रीन, मेरे साथ अब ब्रिगेडियर जवाद साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं ये ऑपरेशन कैसे हुआ और किस तरह इन्होंने इसको, इतने बड़े ऑपरेशन को पॉसिबल किया। सर, जो दुनिया से टीमें आ रही थी वो तो कहते नामुमकिन है। जी हाँ, काफ़ी एक्सपर्ट्स की टीमें आई, नॉर्वे से भी आए, यूके से भी आए, कनाडा से भी आए। कुछ ने कहा ये इम्पॉसिबल है, कुछ ने कहा 8 से 10 साल लगेंगे इस मलबे को हटाने में और शहीदों की मैयतों को निकालने में। लेकिन ये जो आपने शेर पढ़ा, इस बच्चे ने जो लिखा था, शायद यही रिजॉल्व था कि उस वक़्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि इफ़ वी हैव टू मूव द माउंटेन्स वी विल मूव द माउंटेन, वी विल डिग द एंटायर माउंटेन, बट हम आखिरी अपने शहीद को यहाँ से निकालेंगे और उनको उनके प्यारों तक पहुँचाएंगे। नॉर्वे की टीम तो 15 साल का एस्टीमेट देकर गई थी कि 15 साल के बाद भी आप ये तवक्को ना करेंगे ये कंप्लीट ऑपरेशन होगा। जी हाँ, तो 1.5 साल में इसको पॉसिबल किया। ये कितना मुश्किल था सर, क्या कुछ फेस करना पड़ा उसमें मौसम के अलावा? सबसे पहला तो जो इक्विपमेंट चाहिए था, प्लांट इक्विपमेंट चाहिए था उस ज़माने में। अगरचे कि मैं यहाँ पे नहीं था, लेकिन हमारी हिस्ट्री, हमने सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है इसका कि किस तरह दिन रात लोगों ने अंत तक मेहनत की। बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए थी जो कि रास्ते आपने आते हुए देखे, इन पे एक जीप का आना मुश्किल है। तो एक एक पुर्जा करके बड़े बड़े मशीनें उनको लाया थे, फिर यहाँ बंद करते थे। यहाँ पे लाके पिंडी से खुलती थी, यहाँ पे आके दोबारा असेंबल होती थी और फिर यहाँ पे काम करते थे। फिर यह था कि कुछ वक्त के लिए चलती थी, वो मशीन ब्रेक डाउन हो जाती थी, मजीद पार्ट्स की पूरी मशीनें तब्दील हुई, दोबारा मंगवाई गई। ये तो था जो मशीन ने करना था। दूसरे वो थे जो वो गाजी थे, वो पुरस्कार बंदे थे जिन्हें ज़ौक़ खुदाई बख्शा अल्लाह ताला ने, और उन्हीं की ठोकरों से ये पहाड़ भी दोनीम हुआ। वो दिन रात लगे रहे इसके ऊपर। जी हाँ, ये इट वॉज डिफिकल्ट नहीं, ये नामुमकिन था, इम्पॉसिबल इसको दुनिया कहकर गई और आपने इसको 1.5 साल में मुकम्मल कर लिया।
ये पहाड़ नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन इनसे भी ऊंचा आज़म चाहिए था इस मामले को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। ये एक पूरा पहाड़ पड़ा हुआ है बहुत दूर तक, और सारे के सारे को हटा दिया इन्होंने 1.5 साल में। और दुनिया कह रही है कोई 10 साल बता रहा है, कोई 20 साल बता रहा है, कोई 15 साल बता रहा है, और वो लोग बता रहे हैं जिनके पास दुनिया की बेहतरीन मशीनें हैं, वो लोग बता रहे हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं। और जब आप ऐसे एरिया में काम कर रहे हो, तो जब 140 मैयतें नीचे मौजूद हों शहदा की, तो जो फौजी काम कर रहा हो तो उसके लिए भी बड़ा जरूरी है मोटिवेशन के लिए उनको निकालना, कि उसको ये पता हो कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, मुझे वापस मेरे घर पहुंचाएंगे। शहीद तो हमेशा जिंदा होता है, लेकिन मैं घर पहुंचूंगा वापस। ये कोड ऑफ वॉरियर्स है। वी नेवर लीव वन ऑफ आवर ओन बिहाइंड, कम व्हाट मे। इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्रोमाइज सम मेन डू नॉट। ग्रेट सर, जबरदस्त सर, कि ये दुनिया जो है ये कॉम्प्रोमाइज की है, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं वो नहीं करते कॉम्प्रोमाइज, वो कहते हैं नो हम ये भी करेंगे, और ये इन्होंने किया। ये बहुत बड़ा काम है, इसको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखना चाहिए। The Siachen issue has engaged Pakistan Army since 1984. For the last 31 years, the troops are operating in a rugged, harsh terrain with the dizzy heights of 16,000 to 21,000 feet. I'll display a few historic facts in next two slides, where in 1980 edition, National Geographic Atlas of the World, Siachen was shown as part of Pakistan. This is the disputed fact. नाज़रीन, ये गोमा हॉस्पिटल है, और ये 11,000 फुट की बुलंदी पे इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये यहाँ का वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ पे उन मरीजों को लाया जाता है, ख़ास तौर पे जो ऊंची चोटियों पे मौजूद हैं, जो आगे सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ 18,000 फुट पे, 19,000 फुट पे, 20,000 फुट पे जो लोग ऊपर बैठे हैं, उनको फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इमीडिएटली उनको यहाँ पहुँचाया जाता है। अब जो मकामी हैं वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको भी ट्रीटमेंट मिलता है। ये हर वक्त यहाँ पे एक एम्बुलेंस भी मौजूद रहती है, कहीं भी मूव करना पड़े उन एरियाज में जहाँ पे फौजी हैं ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी उनके लिए सहूलत है कि इमीडिएटली अगर किसी को नीचे लाना पड़े तो लाया जा सकता है। मैं हॉस्पिटल के अंदर आपको लेके जाता हूँ, अगर कोई पेशेंट्स ऊपर से आए हैं ग्लेशियर से उतर के और उनको कोई प्रॉब्लम है फौजियों को, तो वो आपको दिखाते हैं कि किस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं इनको नॉर्मली। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे सर? थैंक यू वेरी मच सर। आ जाए अंदर, आ जाए। कैसे हैं कैप्टन साहब? ठीक ठाक है, हरियत है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। अच्छा कैप्टन साहब, ये तो सिविलियंस हैं, यहाँ नॉर्मली प्रॉब्लम आता क्या है लोगों को? यहाँ पे दो तरह की इलनेसेस होती हैं। कुछ इलनेसेस यहाँ पे रूटीन की होती हैं, जो यहाँ पे रूटीन ओपीडी चलती है। कुछ इलनेसेस यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड की वजह से होती हैं। हाई एल्टीट्यूड पे जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, वहाँ पर कुछ इलनेसेस खासतौर पे एक्यूट माउंटेन सिकनेस, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा और हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडीमा, जिसमें ब्रेन और लंग्स में पानी पड़ जाता है। तो वो कुछ इस तरह के मरीज यहाँ पर आते हैं। और ये कितना अर्सा ऊपर आदमी रहे तो ये प्रॉब्लम होता है? ये डिपेंड करता है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो हाइट पे डिपेंड करता है, और ना 8,000 फीट हाइट से अबव ये सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके अलावा ये जहाँ हम खड़े हैं 11,000 तो ये है, तो 8,000 से ये काम शुरू हो जाता है? 8,000 से काम शुरू हो जाता है। अभी कोई सोल्जर्स आए हो ऊपर से जिनको कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास अभी 3 पेशेंट्स हैं जो हाई एल्टीट्यूड से इवैक्यूएट होकर आए हैं। इस वार्ड में पेशेंट्स एडमिट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक साहब, आप किधर से आए हैं? मैं सर वेक्टर पोस्ट से आया। वेक्टर पोस्ट है, वो कितनी ऊपर है? 18,800। 18,800, 19,000 फुट की बुलंदी से ये नीचे आए। आपको क्या हुआ था? मुझे सर उल्टी हुई थी, नाक से खून और मुंह से खून और पेट में दर्द। ये क्या प्रॉब्लम है सर?
हाइट पे आने की वजह से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, जिसमें लंग्स में पानी भर जाता है और उसमें परसिस्टेंट कफ रहती है, ड्राई कफ रहती है, स्पूटम आता है जिसमें पिंक फ्रॉथी कलर का होता है, और उसके अलावा चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है, जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि बिल्कुल सांस बहुत थिन एयर होती है ऊपर, बहुत थिन होती है। अच्छा, और पेशेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाहिद अली। शाहिद अली साहब, आपको क्या प्रॉब्लम हो गया? कहाँ थे आप कहाँ थे? प्रेफर पोस्ट से आए हैं। वो कितनी ऊपर है? 21,500। तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो गया? सर में दर्द। सर में दर्द हो रहा था? सर, सर में क्यों दर्द हो जाता है ऊपर? ये इसमें ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो रेज हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट परसिस्टेंट हेडेक की कंप्लेन करता है, और ये हेडेक अगर रिलीव ना हो तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि अगर इसे टाइमली डायग्नोज करके ट्रीट ना किया जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग साबित होता है। अच्छा, ये इनकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही, ये क्या प्रॉब्लम है? इनको ऊपर से आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है अभी, मतलब पहले तो इससे ज़्यादा कंडीशन थोड़ी सीवियर थी, अभी काफ़ी बेहतर हो गया है। ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है? ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर आपकी। अभी नाज़रीन आपको एक और एरिया दिखाते हैं जो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और इससे पहले यहाँ पे ये फौजियों के टेस्ट हो रहे हैं। जी, आप टेस्ट कर रहे हैं सर? मेडिकल हो रहा है इनका? सर मेडिकल पोस्ट पे जाने के लिए मेडिकल कर रहे हैं। ये इनके फाइनल मेडिकल हो रहे हैं? जी सर, फाइनल मेडिकल। और ये यहाँ से आगे ऊपर चले जाएंगे? फॉरवर्ड पोस्ट। अच्छा, मैं जरा ये ऊपर जा रहे हैं फौजी, जरा इनसे पूछना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। टेस्ट हो गया जी आपका? जी सर। ठीक हो गया? जी सर। तो ऊपर जाने के लिए एक्साइटमेंट है, परेशानी है, क्या सोच रहे हैं आप? कोई परेशानी नहीं है सर। जाएंगे ऊपर? जी सर, जाएंगे। आप किधर से? मैं एबटाबाद से। एबटाबाद से हैं आप? जी, गुड लक आप सबको। अभी आप लोगों का मेडिकल हो रहा है नाज़रीन, ये फाइनल मेडिकल हो रहा है, और इसके बाद ये जवान यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे, और हर कुछ देर के बाद इनको एक रात गुजारी जाएगी 1000 फुट के बाद, ताकि ये एक्लामेटाइज होते जाएं और फिर ये पहुंचेंगे ऊपर। वो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह इनको एक एक रात गुजारते हैं। जो सोल्जर्स को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वो यहाँ हुई। ये इसको ज़रा दिखाएं ऊपर से। ये फ्रॉस्ट बाइट रूम है। ये फ्रॉस्ट बाइट सर है क्या? फ्रॉस्ट बाइट ये होता है कि शदीद सर्दी की वजह से हमारे कुछ बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं और ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जिसमें नोज टिप, ईयर लोब्स और फिंगर्स की एक्सट्रीमिटीज़ और फुट की एक्सट्रीमिटीज़, हैंड और फुट की एक्सट्रीमिटीज़। यहाँ कैपिलरीज बहुत बारीक होती हैं। बिल्कुल ऐसी है, और ना कोल्ड की वजह से कैपिलरीज कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं और वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर जब डाउन होता है ये ब्लू हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसी ब्लू हो जाती हैं, डेड शुरू में रेड होती हैं, फिर ऐसा ब्लू होती हैं, फिर डेड हो जाती हैं, और अगर एम्पुटेशन ना की जाए टाइमली तो इससे लाइफ का भी खतरा होता है। अच्छा, ये ऊपर प्रिकॉशंस क्या हैं इससे बचने के लिए? यानी ठंड तो बहुत है, -40 भी होगा किसी एरिया में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उंगलियों को कैसे बचाएं, नोज को कैसे, और कानों को? ऐसे बिल्कुल इसके लिए ना आपको अपने तमाम एरियाज़ को, खासतौर पे फिंगर्स को, नोज़ को, ईयर्स को कवर्ड रखना होगा, और उसके अलावा जो भी मेटल इक्विपमेंट होता है वहाँ पे, मेटल कोई भी लोहे की चीज़, उसको अगर आप अपना सर्दी माइनस के टेम्परेचर में हाथ लगाएं तो वो आपके हाथ के साथ चिपक जाती है, तो उससे एहतियात करना है कि मतलब आपने किसी मेटल की चीज़ को हाथ नहीं लगाना। अच्छा, हमारा मेडिकल भी अभी नाज़रीन अभी हमारा भी मेडिकल होगा, क्योंकि यहाँ से जो भी ऊपर जाता है विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट के या मेडिकल चेकअप के ऊपर नहीं जा सकता, वो टेस्ट चेक करना होता है। अभी हमारे जो 4 लोग हैं हम रिस्क नहीं ले सकते। अरे नाज़रीन, अब हमारा टेस्ट होने लगा, क्योंकि जो भी यहाँ से ऊपर जाएगा, जिसको पहुँचना है 14-15 हज़ार फुट की बुलंदी से ऊपर, जो भी जाएगा 20 तक जाए चाहे 21 तक, तो उन सबको टेस्ट देने पड़ेंगे। ब्लड टेस्ट होगा, और क्या होगा सर? इसमें हम तमाम बेसलाइन टेस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं। उसके अलावा हम लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं, यूरिन रूटीन एनालिसिस करते हैं, और एक्सरेज भी करते हैं, ताकि ये देख लिया जाए कि लंग्स कम्प्लीटली एक्सपैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, तो अभी ये ब्लड टेस्ट हुआ है, इसकी रिपोर्ट आ जाएगी थोड़ी देर में। कितनी देर में आई थी सर? इसकी रिपोर्ट विदिन 15 मिनट्स आई थी। 15 मिनट के बाद रिपोर्ट आ जाएगी और पता चल जाएगा कि हम ऊपर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि ग्लेशियर पे पहुंचना और वहां पे सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। वहां जाने के लिए ख़ास किस्म की तरबियत, ट्रेनिंग, एक्लिमेटाइजेशन, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। कल हम आपको दिखाएंगे कि ग्लेशियर पे पहुंचने के बाद होता क्या है, वहां जिंदा रहना, सरवाइव करना
और वहाँ लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखना वो कैसा है, आप कल के प्रोग्राम में देखेंगे।